2020 में रिलीज हुई स्पेन की हॉरर फिल्म वाकई एक ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने कम आंका है। इस फिल्म के निर्देशक को प्रेरणा मिली एक असली रिसर्च से, जिसे कहा जाता है सुपरनैचुरल इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना। सरल शब्दों में कहें तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए किसी दूसरे आयाम से आने वाली आवाजों को कैद किया जाता है। और यह फिल्म इस कॉन्सेप्ट को 300 साल पुराने धार्मिक ट्रायल्स के साथ जोड़कर एक ऐसा डर पैदा करती है जो सीधे रूह तक उतर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी क्लैरिटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म वोसीज। कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक पुराने घर में शिफ्ट होता है जिसे लोग आवाजों का घर कहते हैं। इसके बाद उनके साथ घटने लगती हैं डरावनी घटनाएं। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शार्लो को एरिक के माता पिता बुलाते हैं क्योंकि वे अपने बेटे की हालत को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। शार्लो प्यार से बच्चे से पूछती है कि आखिर उसे क्या परेशानी है, लेकिन एरिक उल्टा सवाल करता है, क्या मेरे जैसे और भी बच्चे हैं? शार्लो सोचती है कि शायद बच्चा नए घर की वजह से भावनात्मक तनाव में है। आखिर जाना पहचाना माहौल और दोस्त छोड़ना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। वह एरिक को समझाती है कि जल्द ही उसके नए दोस्त बन जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह असली मुद्दे पर आती है, एरिक, तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? एरिक का जवाब सुनते ही माहौल सन्न हो जाता है। वह कहता है, वे आवाजें जो मुझे बार बार जगा देती हैं। शार्लो पूछती है, कौन सी आवाजें? एरिक कहता है कि वे आवाजें उससे कुछ चीजें बनवाती हैं। यह सुनकर शार्लो सतर्क हो जाती है और पूछती है, क्या अभी भी तुम उन्हें सुन रहे हो? एरिक सिर हिला देता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि आवाजें क्या कहती हैं तो वह चुप हो जाता है और कहता है, मैं यह नहीं बता सकता। एरिक से बातचीत खत्म होने के बाद शार्लो उसके माता पिता डैनियल और सारा से बात करती है। उसका मानना होता है कि एरिक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। अकेले खेलने की वजह से वह खुद से बातें करने का आदी हो गया है और नींद न आने की वजह है उनका बार बार घर बदलना, जिससे बच्चे में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। ये सब बातें तर्क संगत लगती हैं। असल में डैनियल और सारा पेशे से हाउस रेनोवेटर हैं। वे पुराने घर सस्ते में खरीदते हैं, उन्हें नया बनाते हैं और फिर महंगे दामों में बेच देते हैं। शार्लो के जाने के बाद छोटा एरिक खिड़की के पास अकेला खड़ा रहता है। वह अपने माता पिता और डॉक्टर को जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में गहरी तन्हाई झलकती है। वह मेज पर रखा वॉकी टॉकी उठाता है। दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शार्लो अपनी कार चलाते हुए सुनसान देहाती रास्ते से गुजर रही होती है। अचानक एक मक्खी उड़ते हुए उसके कान के अंदर घुस जाती है। तेज दर्द से वह तड़प उठती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। कार का नियंत्रण बिगड़ जाता है। उसी वक्त घर पर बैठा एरिक जैसे किसी अनहोनी को महसूस कर लेता है। वह जोर से कागज पर एक गहरी लकीर खींच देता है। अगले ही पल शार्लो की कार सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। पेड़ की एक मोटी डाल सीधे उसके मुंह को चीरती हुई अंदर घुस जाती है और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि उसके कान से खून बहने लगता है। वहीं उसी खून के तालाब से वह मक्खी बिना किसी नुकसान के रेंगते हुए बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ पिता डैनियल दीवार की सफाई कर रहा होता है। उसे दीवार पर एक अजीब सा जला हुआ निशान दिखाई देता है। तभी वॉकी टॉकी से उसके बेटे की आवाज आती है। डैनियल थकान भरे अंदाज में जवाब देता है और बेटे को याद दिलाता है कि बात खत्म होने पर रिसीव्ड कहां करे। वह एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है और देखता है कि उसका बेटा हाथ में गेंद पकड़े खड़ा है। वह सख्त लहजे में उसे चेतावनी देता है कि वह यहां अकेले ना आया करे। एरिक उत्सुकता से पूछता है कि उसके हाथ में पकड़ा स्प्रे किस काम का है। डैनियल बताता है कि यह मक्खियों से निपटने के लिए है। वह चुपके से बेटे को बताता है कि इस पुराने घर में कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन सख्त हिदायत देता है कि मां को यह बात बिल्कुल मत बताना, वरना वह बुरी तरह फंस जाएगा। रात को एरिक बैटअप में नहा रहा होता है, लेकिन उसे शॉवर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। शॉवर हेड से लगातार अजीब सी भनभनाहट की आवाज आने लगती है जो उसके दिल में अनजाना डर भर देती है। अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। उसकी मां सारा अंदर आती है। जब वह बेटे के बाल धो रही होती है तो उसकी बांह पर खरोंचों के निशान देख लेती है। वह उसे डांटते हुए पूछती है कि क्या वह फिर से जंगली बिल्लियों के साथ खेल रहा था। तभी एरिक अचानक पूछ बैठता है, माँ,
क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं? सारा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत पूछती है कि उसे ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात किसने कही। एरिक धीमी आवाज में कहता है कि पापा ने खुद ऐसा कहा था, और वो भी वॉकी टॉकी के जरिए। सारा गुस्से में बेटे को झूठ न बोलने के लिए डांटती है और समझाती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। रात को पति पत्नी बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देख रहे होते हैं। टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा होता है जिसमें डोमिंगो नाम के एक EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना विशेषज्ञ का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। वह विशेषज्ञ बताता है कि असली आत्मिक आवाजें ऐसी जगहों से आती हैं जहां गहरा दर्द और पीड़ा भरी होती है, और ये आवाजें किसी भी ऑडियो डिवाइस पर कोई वेवफॉर्म नहीं छोड़ती। यही वजह है कि विज्ञान आज तक इन्हें समझ नहीं पाया है। डैनियल टीवी बंद कर देता है और सारा को दिलासा देता है। वह कहता है कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी साफ कह चुके हैं कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उसके नए दोस्त बन जाएंगे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन सारा अब भी चिंतित रहती है। उसे लगता है कि हाल के दिनों में एरिक कुछ अजीब बातें कहने लगा है। डैनियल का मानना होता है कि बेटा बस उससे नाराज है। वह वादा करता है कि आगे से वह एरिक के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। उसी रात डैनियल एक भयानक सपने से घबराकर जाग उठता है। उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कुछ मौजूद है। उसी समय एरिक भी अपने बेड के पास रखे वॉकी टॉकी की आवाज से जाग जाता है। उसमें से एक भारी और खरखराती हुई आवाज आती है, जल्दी करो, यहाँ बहुत खतरा है। हैरानी की बात यह होती है कि वह आवाज बिल्कुल उसके पिता डैनियल जैसी ही सुनाई देती है। एरिक के बिस्तर के नीचे से लाल रोशनी चमकने लगती है। एक खिलौना रोबोट अचानक अपने आप खड़ा हो जाता है और अजीब अजीब शोर करने लगता है। अगले ही पल बिस्तर के नीचे से दो बेहद सफेद हाथ बाहर निकलते हैं और जमीन को कसकर पकड़ लेते हैं। डर से कांपता हुआ एरिक ऊपर देखता है और चादर के नीचे एक डरावनी आकृति को धीरे धीरे रेंगते हुए देखता है। वह दर्द से अपने कान ढक लेता है और कंबल के अंदर दुबक कर कांपने लगता है। लेकिन बिस्तर पर पड़ी चादर किसी अदृश्य ताकत से धीरे धीरे उठने लगती है। तभी डैनियल कमरे में दौड़ता हुआ आता है और डरे हुए बेटे को जोर से गले लगा लेता है। सारा भी भागती हुई अंदर आती है। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट जाता है। सारा एरिक को समझाती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर डैनियल के हाथ पर जाती है। उससे खून बह रहा होता है। दरअसल घबराए हुए एरिक ने उसे जोर से नोच लिया था। अगले दिन जब डैनियल दीवार पर वॉलपेपर लगा रहा होता है तो उसे फिर से दीवार पर उड़ती हुई पतंगें दिखाई देती हैं। यह देखकर उसका दिमाग और भी बेचैन हो जाता है। उसी वक्त सारा एरिक को लेकर घर लौटती है और डैनियल को एक बुरी खबर देती है। उनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। दरअसल एरिक क्लास से भागकर एक स्टोरेज कैबिनेट में छिप गया था। जब प्रिंसिपल उसे बाहर निकालने आए तो एरिक ने उन्हें काट लिया। गुस्से में सारा कहती है कि अब से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शार्लो हर दिन एरिक से मिलने आएंगे। लेकिन एरिक ठंडे स्वर में कहता है, डॉक्टर शार्लो मर चुके हैं। ये बात मुझे उन आवाजों ने बताई है। सारा खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि अब वह अकेले इस हालात को संभाल नहीं सकती। कुछ ही देर बाद डैनियल को एक फोन कॉल आता है। वह लगातार सामने वाले से माफी मांगता रहता है। फोन काटते वक्त उसके चेहरे पर गहरी उदासी होती है। सारा पूछती है कि क्या हुआ। डैनियल भारी मन से बताता है कि डॉक्टर शार्लो की कार यहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। सारा सन्न रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उनका बेटा यह बात पहले से कैसे जानता था। डैनियल अंदाजा लगाता है कि शायद एरिक ने यह बात स्कूल में सुनी होगी, लेकिन सारा के दिल में एक गहरा ठंडा डर समा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है। डैनियल हाथ में सैंडविच लेकर अपने बेटे के कमरे में जाता है। वह एरिक से शांति से बात करना चाहता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने पिछली रात वॉकी टॉकी पर किसी से बात की थी। एरिक जवाब देता है, हाँ पापा, आपसे। डैनियल इनकार करता है और कहता है कि उसने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन एरिक जिद करके कहता है कि वह आवाज बिल्कुल पापा जैसी ही थी। डैनियल और सवाल नहीं करता। वह बस बेटे से कहता है कि पहले सैंडविच खत्म कर ले। तभी एरिक अचानक सिर उठाकर टूटे हुए स्वर में पूछता है, पापा क्या मैं पागल हो गया हूँ? डैनियल का दिल भर आता है। वह बेटे को गले लगाकर समझाता है कि वह पागल नहीं है, बस घर बदलने की वजह से थोड़ा उलझन में है। एरिक कहता है कि उसे यह घर पसंद नहीं है और वह कहीं और जाना चाहता है। डैनियल मजबूरी में समझाता है
कि जब तक इस घर की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती और इसे बेच नहीं दिया जाता, वे यहाँ से नहीं जा सकते। वह पिछले घर को बेचकर अच्छा पैसा कमाने का उदाहरण देकर बेटे को हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक बस सिर झुकाए रहता है। फिर वह पूछता है कि क्या मम्मी अभी भी उससे नाराज हैं। डैनियल उसे दिलासा देता है कि माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। उसी रात फिर से कुछ अजीब घटता है। सारा नींद में एक अजीब सी भनभनाहट से जाग जाती है। वह डैनियल को जगाकर कहती है कि आवाज शायद स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही है। डैनियल सतर्क होकर बंदूक उठाता है और नीचे जाकर जांच करता है। वह पिछला दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। इधर सारा एरिक के कमरे में जाती है। अचानक कमरे का टेबल लैंप अपने आप जलने बुझने लगता है। माहौल डरावना हो जाता है। उधर डैनियल स्विमिंग पूल के पास अपने बेटे के कपड़े पड़े देखता है। उसके दिल में अनहोनी का डर भर जाता है। वह जोर जोर से एरिक का नाम पुकारता है और बिना सोचे समझे काले अंधेरे पूल में कूद पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। त्रासदी घट चुकी होती है। एरिक के अंतिम संस्कार में डैनियल और सारा अपने बेटे के ताबूत पर एक एक कार्नेशन का फूल रखते हैं। जब मिट्टी गिरती है तो उनके सारे सपने भी उसी के साथ दफन हो जाते हैं। बेटे को खोने के बाद यह परिवार पूरी तरह टूट जाता है। सारा बाथरूम में फूट फूट कर रोती है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। डैनियल के हाथ का जख्म फिर से खुल जाता है। खून पट्टी को भिगो देता है, मानो वह भी इस परिवार के दर्द पर रो रहा हो। आखिरकार सारा फैसला करती है कि वह इस दुख भरे घर को छोड़ देगी। वह अपना सामान बांधती है और कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर जाने की तैयारी करती है। वह डैनियल से पूछती है कि क्या वह भी साथ चलेगा, लेकिन डैनियल मना कर देता है। वह कहता है कि उसे यहीं रहकर घर का काम पूरा करना होगा। सारा उससे पूछती है कि अब इस घर का क्या किया जाएगा। डैनियल के पास कोई जवाब नहीं होता। टूटी हुई आवाज में सारा कहती है कि वह अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन डैनियल उसे याद दिलाता है कि उनकी सारी जमा पूंजी इसी घर में लगी हुई है। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार सारा घर छोड़कर चली जाती है। डैनियल अकेला उस घर के सामने खड़ा रह जाता है और उन पलों को याद करता है जब उनका परिवार पहली बार यहाँ आया था। तब वे सब कितने खुश थे। वे इस बड़े से घर में नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे। डैनियल टीवी पर चल रही अपनी पत्नी और बेटे की रिकॉर्डिंग देखता है और सारा को एक वॉइस मैसेज भेजकर सुबह हुए झगड़े के लिए माफी मांगता है। स्क्रीन पर अपने परिवार को देखते हुए डैनियल फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वह रिमोट उठाकर टीवी पर दे मारता है। उसी वक्त उसकी नजर मेज पर पड़े एरिक के वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वह उसे उठाकर आजमाइशी तौर पर एक बार आवाज देता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। गहरी रात में डैनियल एरिक के कमरे में ही सो जाता है। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ सारा होती है। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। वह कहती है कि डैनियल के भेजे वॉइस मैसेज में सिर्फ अजीब सी चीखों की आवाजें थीं, जिससे वह बहुत डर गई है। डैनियल समझता है कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी और जल्दबाजी में फोन काट देता है। इसके बाद वह अपना भेजा हुआ वॉइस मैसेज दोबारा सुनता है। उसमें सच में रूह कंपा देने वाली बच्चों जैसी डरावनी चीखें मौजूद होती हैं। डैनियल उस ऑडियो को कंप्यूटर में डालकर एनालाइज करता है। वह यह देखकर सन्न रह जाता है कि उन चीखों की वेव फॉर्म एकदम सीधी रेखा है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तभी उसे टीवी पर देखी ईवीपी विशेषज्ञ डोमिंगो की बात याद आती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह शायद उसके बेटे की ही आवाज है। डैनियल डोमिंगो को ढूंढ निकालता है और उससे उस रिकॉर्डिंग को सुनने की गुजारिश करता है। भावुक होकर वह उससे पूछता है कि क्या उसकी किताब में लिखी बातें सच हैं, और बताता है कि उसका बेटा अभी अभी गुजर गया है। डैनियल को पूरा यकीन होता है कि उसने अपने बेटे की आवाज रिकॉर्ड की है। डोमिंगो पहले बात टालना चाहता है, लेकिन जब डैनियल उसे बताता है कि रिकॉर्डिंग की वेव फॉर्म पूरी तरह सपाट है, तो वह तुरंत मामले की गंभीरता समझ जाता है। डोमिंगो अपनी बेटी लूसी को साथ लेकर डैनियल के घर आने का फैसला करता है। लूसी भी एक साउंड रिसर्चर होती है। डोमिंगो बेटी से कहता है कि उसे एहसास हो रहा है कि इस बार मामला सच में अलग है। जब वे उस पुराने घर के सामने पहुंचते हैं, जिसे लोग आवाजों का घर कहते हैं, तो डोमिंगो को वहां कुछ बेहद असामान्य महसूस होता है। डैनियल उन्हें अपने बेटे एरिक के अजीब व्यवहार के बारे में बताता है,
खास तौर पर उस वॉकी टॉकी का जिक्र करता है जिससे एरिक को उसकी ही आवाज सुनाई देती थी। डैनियल को लगता है कि रिकॉर्डिंग में उसका बेटा उससे मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन डोमिंगो उसे चेतावनी देता है कि इस संदेश का मतलब शायद उतना अच्छा न हो। वह साफ कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि मरने के बाद की दुनिया किसी जन्नत जैसी होती है, बल्कि हो सकता है वह भी हमारी दुनिया की तरह दर्द और यातनाओं से भरी हो। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एरिक स्वर्ग में है। उन्हें हर संभव सच्चाई के लिए तैयार रहना होगा। डैनियल दृढ़ता से कहता है कि अगर इससे उसके बेटे की मदद हो सकती है तो वह कुछ भी करने को तैयार है। इधर लूस कमरे में पेशेवर उपकरण लगाना शुरू करता है। वह उन इंफ्रासाउंड तरंगों का अध्ययन करता है जिन्हें इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन वह अपने पिता से अलग सोच रखता है। लूस को विश्वास नहीं होता कि ये आवाजें मरे हुए लोगों से आती हैं। जांच शुरू होती है। डोमिंगो डिटेक्टर लेकर पूरे घर में खोजबीन करता है, जबकि लूस कंट्रोल रूम में डेटा का विश्लेषण कर रहा होता है, लेकिन उपकरणों में कोई भी असामान्य गतिविधि दर्ज नहीं होती। लूस को लगता है कि शायद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लेकिन डोमिंगो धैर्य बनाए रखता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि बिना धैर्य के ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। तभी लूस को एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। वह पिता से कहता है कि डैनियल को घर से बाहर जाने को कहें क्योंकि वह सिग्नल में रुकावट डाल रहा है, लेकिन डोमिंगो जवाब देता है कि डैनियल तो उसी के सामने खड़ा है, एरिक के कमरे में। लूस यह सुनकर सन्न रह जाता है क्योंकि थर्मल कैमरे में भी वह डैनियल को देख रहा होता है, लेकिन असल में डैनियल तो घर के बाहर खड़ा होता है। एक डैनियल घर के अंदर और दूसरा बाहर। यह कैसे मुमकिन है? लूस समझ जाता है कि एरिक के कमरे में थर्मल कैमरा किसी ऐसे हीट सोर्स को पकड़ रहा है जो डैनियल का नहीं है। डोमिंगो तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है। वह बेहद सावधानी से कमरे का दरवाजा खोलता है। तुरंत डिटेक्टर कान फाड़ देने वाली आवाज में बज उठता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वॉकी टॉकी में लूस की घबराई हुई आवाज गूंजती है, जल्दी वहां से निकलो, वह चीज तुम्हारे ठीक सामने है। डोमिंगो थर्मल कैमरा उठाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है एक इंसानी आकृति का आउटलाइन जो ठीक उसके सामने खड़ी होती है और धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है। डैनियल इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि उसके घर में कोई आत्मा मौजूद है, लेकिन डोमिंगो उसे समझाता है कि यही असली अलौकिक घटना है। लूस भी मान लेता है कि उसने उस थर्मल आकृति को रिकॉर्ड किया है। भले ही विज्ञान इसे समझा ना पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज मौजूद नहीं है। उसी रात असल सारा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ एरिक की घबराई हुई रोने की आवाज होती है। वह चिल्लाकर कहता है कि एक आदमी ने पापा को पकड़ लिया है और उसे जल्दी आकर उन्हें बचाने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है और मां से जल्दी आने की गुहार लगाता है। सारा घबराहट में तुरंत कार स्टार्ट करती है और घर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है उसकी रूह कांप उठती है। आंगन में खड़े पेड़ पर कई बिल्लियों की लाशें लटकी हुई होती हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। मंजर इतना भयावह होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डोमिंगो डैनियल को चेतावनी देता है कि जो कुछ वे देख और सुन रहे हैं वह सब एक जाल भी हो सकता है। वह कहता है कि उन आवाजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहां तक कि उसे शक होता है कि वॉकी टॉकी से सुनाई देने वाली आवाज शायद एरिक की थी ही नहीं। उसी वक्त सारा अंदर दौड़ती हुई आती है और डैनियल के पास खड़े अनजान लोगों को देखकर भड़क जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और गुस्से में मुड़कर वहां से भाग जाती है। सारा एक अजनबी कमरे में पहुंचती है। वहां एक औरत उसे चेतावनी देती है कि वह दोबारा उस आवाजों के घर में कभी वापस न जाए। वह कहती है कि वे आवाजें हमें धोखा देती हैं और जब तक हमें सच्चाई समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक सारा कमरे में एरिक की परछाई देखती है। वह बिस्तर के किनारे बैठा खेल रहा होता है। सारा धीरे धीरे उसके पास जाती है और बेटे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी बिस्तर जोर जोर से कांपने लगता है। वह घबराकर बिस्तर के नीचे देखती है। वहां गंदे और मैले पैरों की एक जोड़ी दिखाई देती है। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत उसे खींच लेती है। एक गंदा हाथ उसके मुंह को कसकर दबा देता है। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ सब कुछ खामोश हो जाता है। उधर लूस को एक नया सुराग मिलता है। वह एक पुरानी तस्वीर ढूंढ निकालता है। उस तस्वीर में भी एक पेड़ पर कई लाशें लटकी होती हैं, बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा सारा ने देखा था। डोमिंगो बताता है कि यह मध्ययुगीन काल का एक चेतावनी चिन्ह था, जिसका मतलब होता था
कि बाहरी लोग डायनो के इलाके में दाखिल हो चुके हैं और यह इलाका यही घर था। 300 साल पहले यह जगह धार्मिक अदालत हुआ करती थी। यहीं पर बेगुनाह औरतों को डायन बताकर भयानक यातनाएं दी जाती थीं और मार डाला जाता था। डोमिंगो की बात पूरी भी नहीं होती कि एक अदृश्य ताकत सारा को हवा में उठाकर ऊपर टांग देती है। डैनियल उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से झपटता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। सारा हवा में तड़पती है और उसकी आंखों के सामने बुरी तरह मारी जाती है। एक और त्रासदी घट चुकी होती है। पुलिस और एम्बुलेंस एक बार फिर उस घर पहुंचती हैं। डैनियल सीढ़ियों पर बैठा खामोशी से देखता रहता है जब उसकी पत्नी की लाश उठाकर ले जाई जाती है। उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए टूट चुकी होती है। डोमिंगो की बेटी लूस अब और सहन नहीं कर पाती। वह अपने पिता से विनती करती है कि वे इस जगह को छोड़कर चले जाएं, लेकिन डोमिंगो जिद पर अड्डा रहता है। उसे लगता है कि सच अब बस एक कदम दूर है। लूस निराश होकर वहां से चली जाती है और पिता को अकेला छोड़ देती है। उधर अकेला पड़ा डैनियल एक बार फिर वॉकी टॉकी से आवाज सुनता है। वह कमरे में लगी प्लास्टिक की चादर फाड़ देता है और उसे ऐसा लगता है मानो वह किसी दूसरे आयाम की झलक देख रहा हो। डोमिंगो बंदूक लेकर भागता हुआ अंदर आता है। उसे लगता है कि डैनियल आत्महत्या करने वाला है और वह जोर से उसे रोकता है। टूट चुका डैनियल चीख कर पूछता है, अब वह जिंदा कैसे रहे, जब उसे पता है कि उसका बेटा मदद के लिए पुकार रहा था और वह कुछ नहीं कर सका, जब उसका पूरा परिवार मर चुका है और वह अब भी सच्चाई नहीं जानता। डैनियल हर चीज का दोष खुद को देता है। अगर वह यहां शिफ्ट होने पर जोर न देता तो शायद यह सब न होता। डोमिंगो उसे बताता है कि वह जानता है इस सब की जड़ कहां है। अगर यह जगह कभी धार्मिक अदालत थी तो जिन लोगों को यहां मारा गया उनकी लाशें यहीं कहीं दबी होंगी। वे दीवार तोड़ते हैं और सच में एक गुप्त रास्ता मिल जाता है जो नीचे जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए वे एक डरावनी भूमिगत कब्रगाह में पहुंचते हैं। चारों ओर यातना देने के औजार, जंजीरें और सड़ांध भरी हवा होती है। मौत की गंध हर तरफ फैली होती है। आखिरकार एक लोहे के पिंजरे में उन्हें एक सूखी हुई लाश मिलती है जो सुअर पकड़ने वाले जाल में लिपटी होती है। डोमिंगो समझाता है कि धार्मिक अदालत मानती थी कि सजा अपराध के बराबर होनी चाहिए। अगर अपराध जहर उगलना, झूठ बोलना या दूसरों को नियंत्रित करना हो तो सजा मुंह पर दी जाती थी ताकि अपराधी दोबारा कभी उसका इस्तेमाल न कर सके। डैनियल को अचानक समझ आता है कि यह चुड़ैल दूसरों की आवाज की नकल कर सकती थी, इसीलिए वे चाहते थे कि वह हमेशा के लिए चुप हो जाए। परंपरा के अनुसार चुड़ैल को खत्म करने का एक ही तरीका था, उसे जला देना। वे मिट्टी का तेल ढूंढते हैं और तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच लूस भी वहां पहुंच जाती है। डोमिंगो उसे बाहर रुकने को कहता है और खुद डैनियल के साथ अंदर जाता है। डोमिंगो अपनी बेटी से कबूल करता है कि वह आज तक नहीं जानता उसकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन अब वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वह लूस से वादा करवाता है कि अगर 10 मिनट में वह बाहर न आए तो वह तुरंत इस जगह से भाग जाएगी। नीचे तहखाने में डोमिंगो मिट्टी का तेल डालता है, लेकिन अचानक एक अदृश्य ताकत उसे जमीन पर गिरा देती है। वह किसी तरह लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे घसीट लिया जाता है और वह अंधेरे में गायब हो जाता है। लूस इंतजार करती रहती है, लेकिन जब पिता नहीं लौटता तो घबराकर वह भी नीचे चली जाती है। वह एरिक के कमरे तक पहुंचती है। तभी खिड़की के पास उसे एक औरत की परछाई दिखती है और जब वह उसे पहचानती है तो सन्न रह जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ होती है जो कब की आत्महत्या कर चुकी थी। माँ उसे डांटती है कि वह उसकी अंत्येष्टि में क्यों नहीं आई। फिर वह नरमी से उसे पुकारती है और अपने पास बुलाकर गले लगाने को कहती है, लेकिन लूस समझ जाती है कि यह सब चुड़ैल का भ्रम है। वह चीख कर कहती है, तू मेरी माँ नहीं है। तभी चुड़ैल अपना असली डरावना रूप दिखाती है और लूस की ओर झपट पड़ती है। दूसरी ओर डैनियल गैराज में अपनी पत्नी और बेटे के भ्रम देखती है। सारा उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने चुड़ैल को जलाया तो वे दोनों भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। एरिक उससे पूछता है कि वह अब उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। डैनियल भयानक दुविधा में फंस जाता है। वह अपने काल्पनिक परिवार को जोर से गले लगा लेता है। तहखाने में डोमिंगो भी अपनी पत्नी के भ्रम में फंस चुका होता है। वहीं असली चुड़ैल लूस के शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। डोमिंगो मजबूर होकर बंदूक उठाता है और उसे अपनी ही बेटी की ओर तान देता है। ऐसे में
आखिरी पल पर डैनियल भ्रम से बाहर निकल आता है। वह मिट्टी के तेल में आग लगाता है और जलती हुई मशाल चुड़ैल के पिंजरे की ओर फेंक देता है। भयानक आग सूखी लाश को पूरी तरह निगल लेती है। चुड़ैल की कान फाड़ देने वाली चीख पूरे तहखाने में गूंज उठती है। सब कुछ मानो खत्म हो गया हो। लूस घायल पिता को सहारा देकर घर से बाहर निकालती है। डोमिंगो अपनी बेटी से कहता है कि वह हमेशा सोचता रहा कि उसकी पत्नी की मौत के पीछे कोई अंधेरा राज है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि बुराई वाकई मौजूद है, और अगर बुराई मौजूद है तो कहीं ना कहीं अच्छी आत्माएं भी होंगी जो उनकी रक्षा कर रही हैं। वह बताता है कि उसके एक पादरी मित्र ने उसे ईमेल भेजा है और एक भूतग्रस्त लड़की के केस की जांच के लिए बुलाया है। बाप बेटी अपना काम जारी रखने का फैसला करते हैं ताकि और लोगों की मदद कर सकें, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डैनियल अकेला फिर से एरिक के कमरे में जाता है। वह दीवार पर लिखे वाक्यों को एक एक करके फाड़ने लगता है। अचानक वॉकी टॉकी से एक बार फिर एरिक की मदद की आवाज आती है। डैनियल एक नई भ्रम दुनिया में खींच लिया जाता है। वह देखता है कि वह खुद हाथ में बंदूक पकड़े अपने ही सिर पर ताने खड़ा है। फिल्म के आखिरी दृश्य में लूस एक चर्च में बैठी लैपटॉप पर एक भूत प्रेत भगाने की रस्म देख रही होती है। उसकी आंखों में गंभीरता और डर है, मानो यह इशारा हो कि बुराई के खिलाफ यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों, इसी खौफनाक मोड़ के साथ इस कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।